कल रात को मध्य पश्चिमी एशिया में एक बड़ी घटना घटी है। आप सब लोग जानते होंगे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली ख़ामेनी, तो अयातुल्ला अली ख़ामेनी की हत्या हो गई है। और इजराइल और अमेरिका ने जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया, उसी ऑपरेशन में अयातुल्ला अली ख़ामेनी की हत्या हो गई है। अब ये 21वीं शताब्दी में मध्य और पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि विश्व की दृष्टि से देखें तो 21वीं शताब्दी की ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है, अयातुल्ला अली ख़ामेनी की हत्या। और अयातुल्ला अली ख़ामेनी दशकों से अमेरिकी जो साम्राज्यवादी नीति है उसके खिलाफ खड़े थे। हालांकि अयातुल्ला अली ख़ामेनी अपने आंतरिक मामलों में काफ़ी कट्टर थे और जो धार्मिक कट्टरता उन्होंने ईरान के सामाजिक जीवन में थोपा हुआ था, उससे ईरान के भीतर काफ़ी लोगों में असंतोष था और बहुत सारे प्रगतिशील और लोकतांत्रिक सोच के लोग उनके दमन के शिकार भी हुए थे। लेकिन अयातुल्ला अली ख़ामेनी की विशेषता ये थी कि उन्होंने लंबे समय तक अमेरिका की जो तानाशाही है, अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है, उसका डटकर मुकाबला किया और अमेरिका के सामने समर्पण करने के बजाय अपने मौत को गले लगाया। तो अयातुल्ला अली ख़ामेनी का भारत के साथ क्या संबंध रहा है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे आज। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अयातुल्ला अली ख़ामेनी की मौत का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत ईरान के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की कूटनीतिक जो स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के आर्थिक मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अलग अलग प्रभाव हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि अयातुल्ला अली ख़ामेनी का भारत के साथ क्या संबंध था। तो आपको बता दें कि अयातुल्ला अली ख़ामेनी के दादा अहमद मुसावी, अयातुल्ला अली ख़ामेनी के दादा अहमद मुसावी 1830 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से कहीं रहने वाले थे और उनके परिवार के जुड़े कई सारे लोग आज भी किंतूर गांव में रहते हैं। और 1818 ईस्वी में एक विशेष परिस्थिति में अयातुल्ला अली ख़ामेनी के दादा किंतूर गांव से को छोड़ करके ईरान चले गए थे और वहीं ख़ामेनी शहर में बस गए थे। तो वो क्यों बसे थे? दरअसल 1820 से भारत में बहावी आंदोलन शुरू हुआ था और आप जानते हैं कि बहावी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र पटना भी था। तो वो बहावी आंदोलन मुस्लिम लोगों के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ और मुस्लिम धर्म के भीतर सुधार के लिए शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने उस बहावी आंदोलन का दमन शुरू किया और बहावी आंदोलन में शामिल लोगों की गिरफ्तारी होने लगी। उसी स्थिति में जो अयातुल्ला अली ख़ामेनी के दादा अहमद मुसावी थे, वो एक शिया विद्वान थे। तो उन्होंने ब्रिटिश दमन और गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत छोड़ करके ईरान चले गए और वहीं वो ईरान में बस गए। तो अयातुल्ला अली ख़ामेनी के जो दादा थे वो 1830 ईस्वी में भारत के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से निकल करके ईरान गए और वहीं बस गए। तो अयातुल्ला अली ख़ामेनी अहमद मुसावी के सबसे बड़े पोते हैं और 1989 में जो ईरान में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद ही अयातुल्ला अली ख़ामेनी 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे और तब से वो ईरान की गद्दी पर थे और अमेरिकी जो तानाशाही है या अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अयातुल्ला अली ख़ामेनी की कमी ये थी कि वो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ही रूढ़िवादी और कट्टर व्यक्ति थे और इसका खामियाजा ईरान में वैसे तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा था जो लोकतांत्रिक सोच के थे, जो आधुनिक रीति रिवाज, आधुनिक जीवन शैली को अपनाना चाहते थे। अयातुल्ला अली ख़ामेनी ने ईरान में बुर्का, हिजाब जैसी चीज़ों पर काफ़ी सख्ती से नियम लागू किया था। तो ये तो उनकी कमी थी जो धार्मिक मामलों में थी, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद का बहुत खुलकर और मुखर विरोध किया और आखिर तक उस अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने वो लड़ते रहे। अब हम देखते हैं कि भारत पर अयातुल्ला अली ख़ामेनी की कल ही रात को
मौत हुई है। तो अब ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम इसको सबसे पहले आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से देखते हैं। हालांकि उससे पहले हम ये देख लें कि भारत और ईरान के साथ किस तरह का संबंध रहा है। तो ईरान भारत का एक पारंपरिक मित्र रहा, जैसे रूस भारत का एक पारंपरिक मित्र रहा और हमेशा रूस जिस तरह भारत के साथ खड़ा रहा, उसी तरह ईरान भारत का एक पारंपरिक मित्र रहा है और हर स्थिति में ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है। चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में वोटिंग की बात हो, उस दौरान भी ईरान ने भारत के पक्ष में मतदान किया। और जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति होती थी, तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन किया। इसके अलावा ईरान ने सस्ते कीमत पर भारत को कच्चे तेल उपलब्ध करवाया और इससे भारत की जो एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा ईरान में बड़ी संख्या में भारत के लोग, कामगार लोग रहते हैं, जिससे भारत को बड़ी संख्या में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आप मध्य और पश्चिम एशिया को देखें, तो वहाँ पे भारत के लिए एक मजबूत सहयोगी के रूप में उस पूरे क्षेत्र में ईरान की उपस्थिति रही है और ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया, हर मुद्दे पर भारत का साथ दिया। तो ये तो एक भारत और रूस ईरान का जो पारंपरिक संबंध रहा है, जो 1925 में भारत और ईरान के बीच एक मैत्री संधि हुआ था और अभी उस संधि के 75 साल पूरे हुए हैं और उस 75 साल पूरा होने के स्थिति में ही अली खामनेई की हत्या कर दी गई है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। तो एक तो आर्थिक स्थिति हम देखते हैं भारत पर, इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो तेल को लेकर पड़ेगा, ईंधन को लेकर के पड़ेगा। जो ईरान फारस की जो खाड़ी है ईरान, और आप एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो सिर्फ 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी तक सीमित नहीं है। भारत और ईरान के संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है। फारस और तब ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था और फारस और भारत के बीच, सिंधु घाटी सभ्यता के बीच गहरे व्यापारिक संबंध रहे हैं। उसके सभी तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं जो कि इतिहास में पढ़ा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत, जो ईरान की भाषा है फारसी, वो भारत में लंबे समय तक मुगल काल के दौरान राजकीय भाषा रहा है। इसके अलावा आज भी भारत में फारसी एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित है। इसके अलावा फारसी भाषा से जुड़े हुए बहुत सारे साहित्य, संगीत और कला की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें भारत में उपलब्ध हैं। तो भारत और ईरान के संबंध प्राचीन काल से, ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से रहे हैं और एक बहुत ही अद्भुत स्थिति है कि भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक काल से लेकर के अब तक मधुर रहे हैं और कभी उस संबंध में कटुता नहीं आई है। अब जो आर्थिक प्रभाव पड़ने वाला है, तो जो फारस की खाड़ी है, जो हॉर्मुज जल संधि है, जलद मरुमध्य है, वहाँ से फाइनेंशियल टाइम्स, जो ब्रिटिश अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसकी अगर खबर को देखें तो उससे भी पता चलता है कि जो वो फारस की खाड़ी में हॉर्मुज जलद मरुमध्य है, वहाँ से विश्व का में कुल जो कच्चा तेल का आवागमन होता है, आयात निर्यात होता है, उसका 20% हिस्सा, लगभग 21% हिस्सा इसी फारस के खाड़ी में जो हॉर्मुज जलद मरुमध्य है उससे होकर गुजरता है। इसके अलावा 21% कच्चे तेल के अलावा 20%, टोटल विश्व के 20% एलएनजी जो है वो भी इसी रूट से गुजरता है। तो अब ये स्थिति ये हो गई है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट दिया है कि इस रूट से गुजरने वाला जो भी जहाज़, कच्चे तेल या एलएनजी को लेकर गुजरने वाला जो जहाज़ था, उन जहाज़ों को बीमा कवर देने वाली जो भी कंपनियां थी, उन कंपनियों ने क्या किया है कि जो अमेरिका और इजराइल जाने वाली जहाज़ें हैं या अमेरिका और इजराइल से जुड़ी जहाज़ें हैं, उनका तो बीमा कवर रद्द कर दिया है पूरी तरीके से। जो दूसरे देश की जहाज़ें वहाँ से गुजरती है, उसके बीमा कवर को की दाम को लगभग 50% तक बढ़ा दिया है। और उससे काफ़ी तेल जो है, एक तो बहुत सारा तेल जो है रुक गया है और दूसरा जो तेल है उस बीमा कवर बढ़ाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स का ही रिपोर्ट है, इसमें अभी कल तक की स्थिति में 2 करोड़ बैरल जो है
प्रति वहाँ से गुजरता था। अब आज बताया जा रहा है कि वो उसके गिर करके शून्य की स्थिति में आने की संभावना है। तो इससे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ये होगा कि कच्चे जो तेल है वो काफ़ी महँगा हो जाएगा, उसकी किल्लत हो जाएगी, उसका प्रभाव महँगाई पर पड़ेगा। इसके अलावा जो एयरलाइंस है, वायुयान सुविधाएँ हैं, उस पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। भारत के साथ ख़ास स्थिति ये है कि भारत को ईरान सस्ते दाम पर तेल मुहैया करा रहा था, तो भारत के भीतर भी महँगाई बढ़ेगी। भारत की जो ऊर्जा स्वतंत्रता की स्थिति है वो भी प्रभावित होगा। भारत अधिक से अधिक अमेरिकी दबाव में आता जाएगा। तो ये तो एक तेल को लेकर के प्रभाव हुआ। दूसरा आप देखें कि जो पूरा खाड़ी देश है, खाड़ी देश में लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग भारत के कामगार लोग रहते हैं। और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, एक तो इन कामगारों के जान की सुरक्षा को लेकर के खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरा, यहाँ से अगर ये पलायन करके वापस भारत आते हैं तो भारत को जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है उस पे भी ये घटेगा और उसका भी नकारात्मक प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वो लोग यहाँ आएंगे तो भारत में ज़ाहिर है बेरोजगारी की दर और भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये आर्थिक प्रभाव है। एक और आर्थिक प्रभाव देखें कि भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया था और इसको चीन ने पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह बनाया उसके टक्कर के रूप में भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया था। और वो चाबहार बंदरगाह भारत से मध्य एशिया जाने के जो पाकिस्तान के रास्ता है उसको उसके विकल्प के रूप में डेवलप किया गया था। और चाबहार बंदरगाह बनाने में भारत ने काफ़ी पैसा भी खर्च किया था। ये चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार करके एक मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराता है। तो इसके ऊपर भी एक अड़चन और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये सब तो भारत के आर्थिक प्रभाव है। इसके साथ ही भारत बहुत सारी चीज़ों का ईरान में निर्यात करता है, वो भी प्रभावित होगा। तो ये कई तरह के आर्थिक प्रभाव से भारत को गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कूटनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी तक तो क्या है, भारत इजरायल और ईरान के बीच एक संतुलन बना के रखा रहा है, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ भी बेहतर संबंध है और ईरान के साथ भी बेहतर संबंध है। और एक संजोग है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे गए थे और वो जैसे ही भारत पहुंचे वैसे ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और उसमें उसके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। तो ये भारत के लिए बहुत ही संकट की स्थिति उत्पन्न करता है। अब भारत को इजराइल और ईरान के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। तो ऐसे स्थिति में भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती भी उत्पन्न हो गई है कि वो कैसे इजराइल और ईरान या ईरान और अमेरिका के बीच में एक संतुलन की स्थिति बनाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई दूसरा प्रभाव अगर देखें तो आप जानते हैं कि भारत खुद ही साम्राज्यवाद से लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल में रहा और लंबे संघर्ष और शहादत के बाद ही भारत को साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद से मुक्ति मिला। लेकिन जिस तरह अमेरिका पहले अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वेनेजुएला के साथ जो किया, अभी ईरान के साथ जो किया और दुनिया के कई कमज़ोर देशों के साथ अमेरिका जिस तरह का काम करता है, जिस तरह की उसकी साम्राज्यवादी नीति है, अगर उसको नहीं रोका गया, उस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई, तो जिस तरह चीन मजबूत होता जा रहा है, हो सकता है भविष्य में चीन भी इसी रास्ते को अपना ले और तब भारत के लिए खतरा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के कई हिस्सों पर अपना दावा करता है। तो अगर जो वर्तमान अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति है, अगर इसको नहीं रोका गया, इस पे लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई और दुनिया में जो नियम आधारित व्यवस्था है उसको स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई, तो आज जो अमेरिका कर रहा है, हो सकता है कल वही काम चाइना करने लगे और तब फिर चाइना के खिलाफ बोलने के लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं रह जाएगा या दुनिया के सामने भी कोई तर्क नहीं रह जाएगा। या फिर चाइना भी ये तर्क देगा कि जब अमेरिका कर रहा था तब किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया या किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि आप कहिए कि अमेरिका का जो ये साम्राज्यवादी नीति है एक तरह से चीन के साम्राज्यवाद के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। तो भारत के लिए ज़्यादा खतरा उत्पन्न होगा अगर जो काम आज अमेरिका कर रहा है वही काम कल चीन करने लगे, तो ये भारत के लिए ज़्यादा खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए मेरी समझ में भारत सरकार को
अमेरिका की इस जो साम्राज्यवादी नीति है उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। और क्योंकि अमेरिका अपने हितों के अलावा और कुछ नहीं देखता है, वो भारत के साथ भी समय-समय पर धोखा करता रहता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप समय-समय पर भारत को लेकर जिस तरह का बयान दे रहे हैं पिछले अभी जो दोबारा वो राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से, वो भी भारत के लिए काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए अपमानजनक ही रहा है। तो इन सारे स्थितियों को देखते हुए हमें भारत को चाहिए कि जो अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति है, उसका विरोध करे और भारत को ये मांग करना चाहिए कि दुनिया में जो नियम आधारित व्यवस्था है, वही चले और नियम से ही दुनिया का संचालन हो। मनमाने तरीके से तानाशाही भरा जो भी इस तरह के काम हैं, वो ठीक नहीं है और वो जो आज ईरान के लिए ठीक नहीं है, हो सकता है वो कल भारत के लिए उसी तरह की चुनौती उत्पन्न हो जाए, या भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश के लिए इस तरह की चुनौती उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।